बहुत गर्मी में हाल बना रहे हैं। कल पछाड़ के धोए थे कि अरे बाटली धोए रहे। है 11 बजे खावा था, 2 घंटा बाद खा ले। पगल ही है का। Good afternoon all of you. Today I shall teach you about the BSc first year in organic chemistry P block element part 6. ओके, आज मैं आपको BSc फर्स्ट ईयर का P ब्लॉक एलिमेंट का पार्ट 6 पढ़ाऊँगा। कार्बाइड के विषय में बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और आप इसे पढ़ने की कोशिश करिएगा, बड़ा ही आनंद आएगा। और छात्रों ठीक है, कार्बाइड की बात करें तो आपने कार्बाइड बड़ा ही नाम सुना होगा, बहुत ही पॉपुलर होता है कार्बाइड। जैसे हम लोग आम पकाते हैं तो आपने देखा होगा कि किसी भी मौसम में हमारे यहाँ मार्केट में फल आ जाते हैं, चाहे वो बनानास हो, चाहे वो एप्पल हो, चाहे वो मैंगोज हो, वो बड़े ही टाइम से मार्केटों में आ जाते हैं। तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि मार्केटों में इस तरह से फलों का आना, जबकि हमारे यहाँ भी प्लांट के पास फ्रूट लग ही रहे थे, तब तक वो हमारे यहाँ मार्केट में आ चुके थे। तो इससे साबित होता है कि कहाँ से आए। तो आपको बता दें, जो कार्बाइड होता है वह उसको मैच्योर कर देता है, उसे पका देता है, उसे तोड़ करके किसी डलिए के अंदर, है ना, डलिए के अंदर के रख देते हैं बास्केट के अंदर, और फिर इसमें कार्बाइड जैसी दवा लगा करके उसको पका देते हैं। तो ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं, कैसे पका देते हैं, ये कंडीशन कहाँ से आते हैं। तो जो आपको बताएं, कार्बाइड जैसे एसिटिलीन है, तो एसिटिलीन मैंने CTH2 की बात कर रहे हैं हम, तो एसिटिलीन भी एक प्रकार की कार्बाइड का ही काम करता है। इथाइलिन हो गया, है ना, जो एल्कीन परिवार के सदस्य होते हैं। लेकिन हम आपको बता दें, जब कार्बाइड को हम संधि विच्छेद करेंगे, कार्बाइड का हम अलग अलग सेपरेट करेंगे,
है ना। कार्बाइड्स को तोड़ेंगे तो कार्ब का मतलब होता है कार्बन, है कि नहीं। कार्बन आइड का मतलब होता है एनायन, है ना। कार्बाइड का मतलब होता है कार्बन का एनायन। तो कार्बन का एनायन जब किसी के साथ जुड़ेगा तो आप बेटा ये बताइए कि एनायन के साथ क्या जुड़ सकता है। तो एनायन के साथ जब भी जुड़ेगा तो कोई केटायन ही तो जुड़ेगा, है कि नहीं। एनायन के साथ क्या जुड़ सकता है, एनायन के साथ जब भी कोई जुड़ेगा तो कोई केटायन ही जुड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी केटायन हो, और कोई भी केटायन मेटल हो सकता है और लोइस का एसिड भी हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट हम यहाँ पे तो क्लियर हो गए कि अगर कोई भी एनायन जुड़ेगा, एनायन के साथ कोई भी जुड़ेगा तो वह ऑलरेडी कार्बन से जुड़ सकता है, वह ऑलरेडी केटायन ही जुड़ सकता है, और वह केटायन ही जुड़ सकता है। और जो केटायन जुड़ेगा तो केटायन क्या होगा, मेटल होगा। इसका मतलब कि कार्बाइड एक प्रकार का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ही माना जाएगा। देखिए जैसे मान करके चलिए कुछ हम कंपाउंड की बात करें कि हमारे पास कुछ कंपाउंड हैं जो ऑलरेडी कार्बाइड बना सकते हैं। ये तो क्लियर हो गया कि कार्बन का एनायन वाला भाग ही कार्बाइड कहलाएगा। और जो एनायन की बात करें तो एनायन में हमारे पास कार्बन के पास जो एटॉमिक नंबर होते हैं वह 6 होते हैं, और 6 कार्बन के एटॉमिक नंबर का मतलब होता है 2 और 4। और यहाँ पे ये जो 4 की संख्या है वह साबित कर रही है कि वह 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे भी सकते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन किसी के को ले भी सकते हैं। यदि यह 4 इलेक्ट्रॉन किसी को देंगे तो देने के मतलब होता है कि ऊपर केटायन आ जाएगा। और अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी को शेयर करते हैं, यहाँ पे डोनर नहीं बोला जाएगा, शेयर करते हैं, तो ऐसी स्थिति में इनके पास C 1 2 3 और 4 आ जाएंगे। जब इनके पास C के ऊपर 4 आ जाएंगे तो इन्हें हम कार्बोनियम आयन के नाम से जानेंगे। क्या जानेंगे? इन्हें हम कार्बोनियम आयन के नाम से जानेंगे। देखिए C के ऊपर 4+ यदि आ जाते हैं तो इन्हें हम क्या जानेंगे, कार्बोनियम आयन जानेंगे। और यदि ये 4 ले लेते हैं, C क्या ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, तो C के ऊपर 4- आ जाते हैं और इन्हें हम क्या कह देते हैं, कार्ब एनायन कह देते हैं, है ना। क्या कह देते हैं, कार्ब एनायन। तो कार्ब एनायन अलग चीज़ होता है और कार्बोनियम आयन अलग चीज़ होता है, इस चीज़ को ज़रूर केयर करिएगा। तो कार्ब एनायन का मतलब होता है कि जब हम कार्बन के साथ कोई एनायन ले लेते हैं तो वह कार्ब एनायन बन जाता है, और है ना, कार्बन के ऊपर अगर 4- आ जाता है तो कार्ब एनायन या कार्बाइड हो जाएगा। और कार्बन के ऊपर यदि 4+ आ जाता है तो उसे हम कार्बोनियम आयन कहते हैं। यानी कि कोई भी केटायन होता है उसके ऊपर यदि पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसे हम एनायन मीन्स IUM लगा देते हैं उसका नाम लेकर के, और अगर नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो उसे हम एनायन शब्द यूज़ कर देते हैं। ठीक है, लेकिन यह तो कंफर्म हो गया कि यदि यहाँ पे पॉजिटिव शब्द है तो यह ऑलरेडी क्या हो जाएगा, कार्बोनियम आयन हो जाएगा, और अगर वो नेगेटिव है तो कार्ब एनायन हो जाएगा या कार्बाइड हो जाएगा। और यह कार्बाइड जो होगा, यह कार्बाइड ऑलरेडी केटायन के साथ जुड़ेगा। जैसे कुछ एलिमेंट की बात करें, हम एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम के ऊपर क्या होगा, 3+ होता है। ये देख लीजिए आप। अब एल्युमिनियम के ऊपर जब 3+ होगा तो ऑलरेडी यहाँ पे क्या होगा कि यह 3- के साथ रिएक्शन करेगा, यानी 3+ को न्यूट्रल कर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एल्युमिनियम के ऊपर क्या है, 3+ है। अब आप ही बताइए कि 3+ को न्यूट्रल करने के लिए कितने माइनस चाहिए, 3- चाहिए। और कार्बन के ऊपर कितने माइनस हैं, 4 है। तो क्या एल्युमिनियम के साथ वो लग जाएगा? आपको लग रहा होगा कि नहीं लगेगा, लेकिन नहीं लग जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो होगा, जो एनायन वाला है उसका गुणा केटायन वाले में कर दिया जाएगा, और जो केटायन वाला है उसका गुणा हम एनायन वाले में कर देंगे, है ना। जो केटायन वाला है उसका गुणा हम एनायन वाले में कर देंगे, और जो एनायन वाला है उसका गुणा हम किस में कर देंगे, केटायन वाले में कर देंगे। तो एल्युमिनियम के ऊपर कितने प्लस है, 3+ है, और कार्बन के ऊपर कितने माइनस है, 4। तो आपने ये क्राइटेरिया देखा, तो ये इधर 3+ हो गए और इधर क्या हो गए, 4- हो गए। अब ये 4- का गुणा हम कहाँ कर देंगे, इधर,
ना। 4 माइनस का गुणा हम इधर कर देंगे और 3 प्लस का गुणा कहाँ कर देंगे, यहाँ। तो ये क्या बन जाएगा आपका Al4, क्या बन गया Al4C3। देखा आपने किस तरीके से, बड़ा ये सुंदर लगा। क्या बना ये Al4C3। अब इसका नाम क्या हो गया, एल्यूमिनियम कार्बाइड। क्या बन गया ये, एल्यूमिनियम कार्बाइड। तो आपने देखा कि किस तरह से हम लोग कार्बाइड बनाते हैं, एल्यूमिनियम कार्बाइड। तो ये कार्बाइड चैप्टर चल रहा है आपका, ये आपका हो गया एल्यूमिनियम कार्बाइड। अब इसी तरीके से आप देखिए कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम क्या है, कैल्शियम के ऊपर कितने प्लस होते हैं, कैल्शियम के ऊपर 2 प्लस होते हैं। और कार्बन के ऊपर कितने माइनस होते हैं, कार्बन के ऊपर 4 माइनस होते हैं। अब इस 4 का गुणा हम कहाँ कर देंगे, इधर कर देंगे, और इस 2 का गुणा कहाँ कर देंगे, इधर कर देंगे। तो अब ये क्या बनेगा भाई, Ca4 है ना, Ca4C2। देखा आपने क्या बनाइए, Ca4C2। तो अब इसका नाम क्या हो गया, कैल्शियम कार्बाइड। क्या हो गया ये, कैल्शियम कार्बाइड। तो कार्बाइड का मतलब होता है कि जब किसी कार्बन के साथ कोई केटायन जुड़ता है, कार्बाइड के फॉर्म में कार्बन जो होता है एनायन के रूप में मौजूद होता है। ठीक है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी जब बनता है तो मेटल तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, है ना, लेकिन कार्बन वहाँ पे क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। मेटल तो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, लेकिन कार्बन हमेशा वहाँ पे क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये तरीका वहाँ पे होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो हमारा मीन्स ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी एक प्रकार का कार्बाइड ही होता है। ठीक है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी क्या होता है, यह एक प्रकार का कार्बाइड ही होता है। और कार्बन का मतलब होता है कालापन, है ना। तो बहुत सारी इससे रिलेटेड जितने भी कंपाउंड रहेंगे वह सभी चीज़ें क्या होंगे, कालेपन में रहेंगे। इसलिए कालेपन में रहेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी कार्बन के होंगे। ठीक है, हाइड्रोकार्बन भी आते हैं, जैसे कार्बन के बहुत सारे एलिमेंट आते हैं, है ना। पूरे के पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी चीज़ें आती हैं फिर सारे के सारे कार्बन में ही तो आती हैं। जैसे आप देख सकते हैं हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन क्या है, मीन्स आपने बताया कि जब कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगता है तो उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं, हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं, एक सैचुरेटेड होता है और एक अनसैचुरेटेड होता है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कौन आते हैं, एल्केन आता है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कौन आता है, एल्कीन और एल्काइन आता है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या आता है, एल्केन। उनका जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2 होता है। उसमें क्या होता है कि जितने कार्बन होते हैं उसका हम 2 गुना करते हैं और 2 गुने में क्या करते हैं, 2 जोड़ देते हैं, है ना। 2 गुने में क्या करते हैं हम लोग, 2 जोड़ देते हैं। जो संख्या प्राप्त होती है वह ऑलरेडी क्या होता है, मीन्स हाइड्रोकार्बन होता है। जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, है ना, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डिकेन, अनडिकेन। तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, कार्बन में आती हैं। तो हाइड्रोकार्बन आते हैं। अब जैसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है, एल्कीन परिवार के सदस्य। तो एल्कीन में कौन कौन आते हैं, एल्कीन में 2 लोग आते हैं। कौन कौन, अनसैचुरेटेड में कितने लोग आते हैं, अनसैचुरेटेड में 2 लोग आते हैं। कौन कौन आते हैं, एल्कीन और एल्काइन आते हैं। एल्कीन परिवार के सदस्य कौन होते हैं, CnH2n होते हैं। एल्काइन कौन होते हैं, CnH2n-2 होते हैं। CnH2n का मतलब होता है कि जितने कार्बन होते हैं उसका हम 2 गुना कर देते हैं, है ना। जैसे C2H4। अब देखिए 2 कार्बन लिया था तो हाइड्रोजन कितना लिया था हमने, 4 लिया था, है ना। C3 लिया तो कितना होगा, C3H6 हो गया। 4 लिया C4 तो कितने हो गए, H8 हो गए। C5 लिया तो क्या हो गई, H10 हो गए। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, हाँ मीन्स यह सारी चीज़ें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आती हैं, असंतृप्त श्रृंखला में आती हैं, एल्कीन परिवार में आती हैं। एल्काइन में क्या आते हैं, एल्काइन में जो आते हैं वो ऑलरेडी मीन्स जितना कार्बन रहेगा उसका हम 2 गुना करेंगे, लेकिन उसमें से हम 2 घटा देते हैं। जो संख्या प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं।
तो अनसेचुरेटेड, सेचुरेटेड में ये सारी चीज़ें अंतर होती हैं। तो अब देखिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में जैसे जैसे इसमें देखिए एसिटिलीन, हमने कार्बाइड की बात की है ना, CTH2, क्योंकि जितना कार्बन रहेगा उसका हम 2 गुना करेंगे, फिर 2 गुने में से 2 घटा देंगे, है ना। तो एसिटिलीन क्या हो गई, ये भी एक प्रकार की कार्बाइड ही हो गई, जिससे हम फल फ्रूट पकाते हैं। तो ये सारी कंडीशन आपके कार्बाइड के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा कि हमें और आपको एक चीज़ और मालूम होनी चाहिए कि अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इसमें भी हमें यह मालूम होना चाहिए कि हम किस तरह से कैसे कार्बाइड, लेकिन इतना तो क्लियर हो गया कि कार्बाइड अगर है तो वहाँ कार्बन नेगेटिव हो जाएगा और उसके साथ जुड़ने वाला पॉजिटिव हो जाएगा। अगर उनके केटान और एनायन की संख्या इधर उधर है तो वहाँ पे एक कंडीशन बनता है कि उनके गुणा उनसे के साथ, उनका गुणा उनके साथ कर दीजिए। जैसे अगर हमको मैग्नीशियम कार्बाइड बनाना है ना, बहुत सारे कार्बाइड एलिमेंट, जैसे मैग्नीशियम कार्बाइड बनाना है तो मैग्नीशियम के ऊपर कितने प्लस हो गए, 2 प्लस हो गए ना, और कार्बन के ऊपर कितने माइनस हो गए भाई, 4 माइनस हो गए। अब बताइए 4 माइनस का गुणा इधर कर देते हैं और 2 प्लस का गुणा हम इधर कर देते हैं। अगले वीडियो में हम आपको नाइट्रोजन और फास्फोरस से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बताएंगे, बड़े ही बखूबी तरीके से बताएं, उसको भी सुनिएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यह हो जाएगा आपका Mg4C2 हो जाएगा, ये देखिए, और 2 1 कम 2 दूनी 4 भी हो जाएगा। इसे ऑब्लिक करके हम Mg2C भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, Mg2C भी लिख सकते हैं। तो ये सारी क्राइटेरिया हैं। मैग्नीशियम कार्बाइड हो गए, तो कार्बाइड बनाना आप शायद सीख भी चुके, कार्बाइड कैसे बनाया जाता है। लेकिन एक चीज़ और भी जान लीजिए कि यही कार्बाइड जो कार्बाइड है, यही कार्बाइड ही आपको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनाते हैं। यही कार्बाइड ही आपको क्या बना देते हैं, यही कार्बाइड ही आपको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बना देते हैं। ये चीज़ आप कतई ना भूलिएगा। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की बात करें तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के जो फादर हैं वह ऑलरेडी एडवर्ड फ्रैंकलैंड है। कौन है, एडवर्ड फ्रैंकलैंड इज द फादर ऑफ एडवर्ड फ्रैंकलैंड इज द फादर ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के जो फादर हैं वो कौन है, एडवर्ड फ्रैंकलैंड हैं। अच्छा, अगली चीज़ आपको हम और भी बता दें कि उन्होंने यह बताया सबसे पहले जो हमारा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड था वह ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जैसे आपका था RH PPS3 का होल थ्रास Cl, PPS3 यानी कि फेनिल फास्फीन, ट्राईफेनिल फास्फीन था, होल थ्रास Cl। RH PPS3 का होल थ्रास Cl का मतलब यह होता है, यह आपका विल्किंसन कैटालिस्ट है। यह क्या है आपका, विल्किंसन कैटालिस्ट है, विल्किंसन कैटालिस्ट। ऐसे RH PPS3 का होल थ्रास Cl विल्किंसन कैटालिस्ट है। और यहाँ पर जो होता है कि यह एक प्रकार का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, लेकिन यह यहाँ पर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट जो हमारा मेटल है वह फास्फोरस के साथ जुड़ा रहता है, न कि कार्बन के साथ। लेकिन इसके बावजूद भी यह क्या है, यह एक प्रकार का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है। जैसे NaCN की बात करें, NaCN के केस में आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी सोडियम साइनाइड है, यानी यहाँ पे ये कार्बन नहीं है बल्कि यह एक साइनाइड ग्रुप है। क्या है, यह एक साइनाइड ग्रुप है। अब जब यह एक साइनाइड ग्रुप CN क्या है, CN एक प्रकार का साइनाइड ग्रुप है और साइनाइड ग्रुप की वजह से ऐसा लग रहा है कि ऑलरेडी सोडियम साइनाइड के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन यह एक साइनाइड ग्रुप है और साइनाइड ग्रुप होने की वजह से यह ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है। तो डज नॉट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, यहाँ आप लिखेंगे डज नॉट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, यह कोई ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है। डज नॉट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, यह कोई ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है। तो आपने देखा कि किस तरह से ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में आपको बता दें, जैसे आपको यहाँ दिखा देते हैं हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को RMgX,
यहाँ देख सकते हैं, जहाँ पे R बराबर आप लिख सकते हैं CH3 C2H5 C3H7, ऐसे लिख सकते हैं, है ना। CH3 C2H5 C3H7 ये क्या है? यह मतलब आपका है कि ग्रिगनॉट रीजेंट। यह क्या है आपका? ग्रिगनॉट रीजेंट, ग्रिगनॉट रीजेंट ना। ये देखिए ग्रिगनॉट रीजेंट है ये। अब इसमें देखिए, अगर हम R की जगह पे देख लेते हैं जगह कितना बच रहा है। यदि हम R की जगह पे हैं, मेरे पास पर्याप्त जगह है ना, यहाँ देखिएगा, यदि हम लेट, यहाँ देखिए फिर से देख लीजिएगा, लेट यहाँ पे RMGX की बात कर रहे हैं हम, RMGX, वेयर R इजकल टू CH3 C2H5 C3H7, ये सारी चीज़ें हैं, ये प्रोपिल है। तो अगर हम यहाँ पे CH3 ले लेते हैं, क्या लेते हैं? CH3, तो CH3MgX, और यहाँ पे एक चीज़ और भी आपको बता दें, X बराबर हम ClBrI ले लेते हैं। क्या लेते हैं? ClBrI। ये चीज़ देखिए ध्यान से आप, हम R के जगह पे क्या ले लेते हैं? CH3 ले लेते हैं, C2H5 ले लेते हैं, C3H7 ले लेते हैं, और X के जगह पे क्या ले लेते हैं? ClBrI ले लेते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे CH3MgCl, ऐसा कुछ हो गया। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे Mg जो है वह एक मेटल है, और यह मेटल है यस ब्लॉक एलिमेंट का, यस ब्लॉक एलिमेंट का है, यह भी आप जानते हैं। और यस ब्लॉक एलिमेंट का सेकेंड ए ग्रुप का एलिमेंट है, जिसका नाम है एल्केलाइन अर्थ मेटल एटम। क्या नाम है इसका? एल्केलाइन अर्थ मेटल एटम, है ना। एल्केलाइन अर्थ मेटल एटम इसका नाम है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब यह एल्केलाइन अर्थ मेटल एटम है, हाँ एल्केलाइन अर्थ मेटल एटम है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह मेटल है, तो इसलिए जब मेटल है तो ऑलवेज यह क्या है? पॉजिटिव है। जब यह मेटल है तो ऑलवेज यह क्या है? पॉजिटिव है, और CH3 क्या है? यहाँ पर नेगेटिव है। तो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव आपस में मिले हैं, तो आपस में मिलने के बाद एक कंबाइन कर लिए हैं। ये आपका क्या था? नेगेटिव था, और ये आपका क्या था? पॉजिटिव था। तो पॉजिटिव नेगेटिव आपस में मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे। तो इसीलिए हमने यहाँ पे कहा कि जब कार्बन नेगेटिव हो जाएगा तो इसे आप कार्बाइड कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो यहाँ पर भी हम यह कह सकते हैं कि जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं उसमें मेटल ऑलवेज पॉजिटिव होगा। मेटल अपना कोई मेटेलिक कैरेक्टर कभी नहीं छोड़ेगा, अपने कैटायनिक कैरेक्टर को कभी नहीं छोड़ेगा, और वहाँ पर भी कार्बन जो होगा नेगेटिव होगा। और जब वहाँ पे कार्बन नेगेटिव होगा तो ऑलरेडी हम वहाँ पे कह सकते हैं वहाँ कार्बाइड होगा। इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी एक प्रकार का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी कार्बाइड के रूप में आता ही है ना। अब देखिएगा बहुत सारे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हैं, जैसे फर्स्ट ऑर्गेनोमेटेलिक मेन ग्रुप ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड था जिसका नाम था R2CuLi। क्या था? Li। अब यहाँ पे आप Li की बात करिए तो Li यहाँ से बिलोंग कर रहा है। Li यस ब्लॉक के फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट से बिलोंग कर रहा है। Cu ट्रांजिशन एलिमेंट का फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक से बिलोंग कर रहा है। आप देखिए दो मेटल इसमें लगे हुए हैं। इसमें कितने मेटल लगे हैं? दो। लेकिन अब यहाँ पे जो पक्ष में जाएगा वह आपका जाएगा ऑर्गेनो ट्रांजिशन एलिमेंट के रूप में जाएगा। और ऑर्गेनो ट्रांजिशन मेटेलिक कंपाउंड यह गिलमांस रीजेंट के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? गिलमांस रीजेंट के नाम से जाना जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, गिलमांस रीजेंट के नाम से जाना जाएगा। हमारे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत आपको आनी भी नहीं चाहिए। और बहुत सारे कार्बाइड को मैंने एक्सप्लेन कर लिया, और एक्सप्लेन करने में किसी भी प्रकार की मैंने कोताही भी नहीं की कि यहाँ पे एक्सप्लेन गलत हो रहा है। गिलमांस रीजेंट आपको बता दें NBLi, यहाँ पे देखिएगा आप
NBLI नॉर्मल ब्यूटिल लिथियम, NBLI, SBLI, यह सारी चीज़ें एलाई लगा हुआ है। यह सारी चीज़ें क्या हैं? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हैं। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी एक प्रकार के कार्बाइड होते हैं, क्योंकि मेटल अपने कैरेक्टर को कभी भी रिमूव नहीं करेगा, मेटल अपने कैरेक्टर को कभी हटाएगा नहीं। और जब मेटल अपने कैरेक्टर को, मेटेलिक कैरेक्टर को नहीं हटाएगा, तो ऑलरेडी वहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑर्गेनोमेटेलिक, वहाँ पे जो हो जाएगा वह एनायन के रूप में हो जाएगा। और जैसे ही कार्बन एनायन के रूप में रहेगा तो उसे हम क्या बोल देंगे? कार्बाइड बोल देंगे। तो इस प्रकार से छात्रों आपने देखा कि किस तरह से कार्बाइड, आप ये बिल्कुल कान खोल करके सुन लीजिए। फाइनली मैं जनरलाइज कर दे रहा हूँ कि जो भी कार्बाइड होंगे, कार्बाइड में ऑलवेज एनायन होगा, कार्बाइड में ऑलवेज एनायन होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। कार्बाइड में ऑलवेज क्या होगा? एनायन होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यदि वह एनायन होगा तो केटायन के साथ मिलेगा, और जब वह केटायन के साथ मिलेगा तो कार्बाइड बनाएगा। सिलिकॉन कार्बाइड, एल्युमिनियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड, बहुत सारे ये कार्बाइड के कैरेक्टर हैं, है ना। कार्बाइड में बहुत सारा दम नहीं है। अगले वीडियोज़ में जब हम आपसे मिलेंगे तो आपको हम अमोनिया और फास्फोरस की डिटेल नॉलेज देंगे कि अमोनिया फास्फोरस में क्या अंतर होता है। वह NCl3 NCl5 भी बना लेता है, यह भी PCl3 PCl5 भी बना लेता है, PS3 भी बना लेता है, ये H3PO4 भी बना लेता है। बहुत सारे एलिमेंट, बहुत सारे कंपाउंड में आपको डिटेल बताऊंगा। लेकिन आप मेरे वीडियोज़ को यदि लाइक्स कर रहे हों, यदि पसंद कर रहे हों कि ये अच्छा पढ़ाते हैं, तो बिल्कुल हमारे वीडियोज़ को आप लाइक्स करना ना भूलिएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान से दीजिएगा, आप हमारी PDF भी प्रोवाइड होगी। आपको जितने भी लेक्चर किए गए हैं सारे के सारे PDF आपको प्रोवाइड की जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो वीडियोज़ जब आपको प्रोवाइड की जाएगी, आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएगी, तो आप उसे डिटेल पढ़ा करिए, आप उससे डिटेल जानकारी लेने की कोशिश किया करिए, है कि नहीं। और जब तक आप खुद नहीं मेहनत करेंगे तो कहाँ से आएगा, है ना। ऐसा नहीं कि मैं आपको सब कुछ बता सकता हूँ, आपको मैं सब कुछ बताऊँगा तभी जब आप हमसे पूछेंगे, है कि नहीं। जब आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, जब आप हमसे कुछ नहीं पूछेंगे तो हमको जो नॉलेज रहेगा, जो हमारे दिमाग में आता रहेगा, मैं वो आपको शेयर करता रहूँगा। आप अपनी बात को हमारे तक भले ही शेयर ना करें, लेकिन हम तो अपनी बातों को आप तक शेयर करने की कोशिश ज़रूर करेंगे, आप तक पहुँचाने की कोशिश ज़रूर करेंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये सारी मैटर होते हैं, पढ़ाने के तरीके होते हैं। तो आप बिल्कुल किताब लिए हैं, किताब ख़रीदे भी हैं। अभी तो आपके पुराने ही क्लास चल रहे हैं, है कि नहीं। अभी कोई मार्कशीट नहीं आई है, आपने क्लास में एडमिशन नहीं लिए हुए हैं, तो इसलिए आप बिल्कुल ना घबराइए, आप पढ़ाई करते रहिए, है ना। पढ़ाई में बिल्कुल चूक ना करिए। तो कार्बाइड में कहीं भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कार्बाइड को अच्छी तरीके से आपको बताया गया कि कार्बाइड क्या होते हैं। रिजेंट वगैरह में भी कार्बाइड यूज़ किया जाता है। और रिजेंट क्या होता है, कैटालिसिस क्या होते हैं, कैटालिस्ट क्या होते हैं, इसको भी तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं, है ना। तो बिल्कुल उम्मीद है कि आप पढ़ाई कर रहे होंगे कोरोना महामारी के अंतर्गत, क्योंकि पढ़ाई नहीं करेंगे तो फिर आगे कैसे काम चलेगा। तो अपनी पढ़ाई बिल्कुल करते रहिए, लगे रहिए, है ना। और बिल्कुल बिल्कुल पढ़ते रहिए, किसी भी प्रकार की चूक नहीं करना है, पढ़ाई में बिल्कुल कोताही नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि अगर हम पढ़ाई में कोताही करेंगे तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे। क्यों भाई, पढ़ाई में कोताही करना है, नहीं करना है ना। तो ठीक है, बिल्कुल पढ़ाई में कोताही नहीं करना है। जो भी आपको पढ़ाया जाता है आप उसे डिटेल नॉलेज लिया करिए, आप डिटेल पढ़ा करिए कि सर ने क्या पढ़ाया है, कार्बाइड क्या होता है, ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, इसको कैसे पढ़ा जाए, है ना। पढ़ोगे ना, उम्मीद है। तो ठीक है, हम आपको एक चीज़ और भी बता दें कि यदि मेरा ये पढ़ने का तरीका आपको पसंद आ रहा हो, आपको ये मेरी मैटर समझ में आ रहा हो, तो बिल्कुल हमारे चैनल को उर्मिला देवी PG कॉलेज के नाम से जो चैनल चलाया जा रहा है उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करिए,
वीडियोज़ को लाइक्स किया करिए, हमारे जो भी वीडियोज़ आपको दिए जा रहे हैं उसको लाइक्स किया करिए, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, दोस्तों में शेयर किया करिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसे कमेंट बॉक्स के अंदर जा कर के कमेंट ज़रूर लिखा करिए, ताकि हमको यह पता चले कि आपने क्या पढ़ा है और हमने आपको क्या पढ़ाया, आप हमारी बातों को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप हमारी बातों को समझ नहीं रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। ओके थैंक्स। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे अगले वीडियो के बाद। ओके थैंक्स, बाय।